दोस्तों नमस्कार। उम्मीद कर रहा हूं आप सब लोग अच्छे होंगे। सेंटर ऑफ मास, सेंटर ऑफ ग्रेविटी एंड सेंट्रोइड चैप्टर का आज हमारा 13th एपिसोड है। लास्ट एपिसोड में हमने इंपल्स मोमेंटम थ्योरम के ऊपर कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस की थी। आई होप आपकी अंडरस्टैंडिंग बनी होगी उस थ्योरम को लेके। आज का जो एपिसोड है उसमें उसी थ्योरम का एक एक्सटेंडेड वर्जन पढ़ेंगे और उससे हम कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम को समझने की कोशिश करेंगे। तो चलिए जरा समझते हैं कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम क्या है, कहां से ये बनता है, कैसे ये आता है। हमने इंपल्स मोमेंटम थ्योरम देखी और इंपल्स मोमेंटम थ्योरम कहते हैं कि जो चेंज इन लीनियर मोमेंटम होता है इट कम्स आउट टू बी इंपल्स, इट इज इक्वल टू इंपल्स। और इंपल्स क्या होता है? एफ एक्सटर्नल डी टी। इसका जो एरिया है वो आप निकाल लो टी आई से टी एफ के बीच में। तो आप इसको लिख सकते हो फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम, और ये वेक्टर क्वांटिटी होता है। ठीक है जी, इस तरह से आप इसको लिख सकते हो दोस्तों। ये है हमारी इंपल्स मोमेंटम थ्योरम। अब जरा सोचिए, अगर मैं ये बोलूं कि ऐसा मेरे पास सिस्टम है जिसमें एक्सटर्नल फोर्स लग ही नहीं रहे। जैसे अभी तक आपने जैसे लास्ट एपिसोड में आपने कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस की थी, आपने देखा था कि वहां पे एक्सटर्नल फोर्सेस हम लगा रहे थे। अब जरा सोचिए कि अगर मैं ऐसी सिचुएशन ले लूं जहां पे एक्सटर्नल फोर्स है ही नहीं, केवल इंटरनल फोर्सेस ही हैं, तो उस केस में आपका ये जो इंपल्स है, इंपल्स ड्यू टू एक्सटर्नल फोर्स, ये आपका खत्म हो जाएगा। और अगर ये खत्म हो गया तो आप ये कह सकते हो कि फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम क्या हो जाएगा? जीरो। इसका मतलब अगर कोई ऐसा सिस्टम है जिसके अंदर एक्सटर्नल फोर्स है ही नहीं, केवल इंटरनल फोर्सेस प्रेजेंट हैं, तो उसमें मोमेंटम जो है वो कंजर्व रहेगा, मोमेंटम आपका बदलेगा नहीं। जो इनिशियल मोमेंटम आएगा वही मेरा फाइनल मोमेंटम आएगा। तो इस तरह से आप समझ सकते हो कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम को। अब ये कहां लगता है? ये मैंने बताया कि जब आपका एक्सटर्नल फोर्स जीरो हो, केवल इंटरनल फोर्स हो, उस केस में हम कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम को अप्लाई कर सकते हैं। एक चीज आप याद रखिए, जो इंटरनल फोर्सेस होते हैं वो आपकी एनर्जी को बदल सकते हैं। ठीक है, इंटरनल फोर्सेस से आपकी एनर्जी बदल सकती है, बट आपका जो मोमेंटम है, ओवरऑल जो मोमेंटम है पूरे सिस्टम का, वो नहीं चेंज होगा इंटरनल फोर्सेस से। हाँ, सिस्टम के अंदर जो सब सिस्टम है उनका मोमेंटम बदल सकता है, बट जो ओवरऑल मोमेंटम है वो नहीं चेंज होगा दोस्तों, अगर आप एक्सटर्नल फोर्स को जीरो कर देते हो तो ये इंपल्स मोमेंटम थ्योरम से ही ये चीज निकल के आती है। अब चलिए इसके ऊपर हम कुछ एक्सपेरिमेंट देखते हैं और उसके बाद हम वापस बोर्ड पे आते हैं और इसकी कुछ प्रैक्टिस करते हैं, कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते हैं। ठीक है, तो चलिए जरा मिलते हैं फिर एक्सपेरिमेंट सेटअप में। चलिए दोस्तों, तो एक्सपेरिमेंट सेटअप में मैं रेडी हूं। सबसे पहले मैं आपको सेटअप समझा देता हूं और उसके बाद इस एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म करते हैं। यहाँ पे मेरे पास एक कार्ट है और कार्ट के ऊपर हमने कुछ ब्लॉक्स को रखा हुआ है, कुछ मैसिव ब्लॉक्स को हमने यहाँ पे रखा हुआ है। ठीक है, सो दैट इसका मास थोड़ा सा बढ़ जाए। तो दूसरी बात, इस कार्ट के अंदर एक स्प्रिंग लगा हुआ है इस जगह पे, और वो जो स्प्रिंग है वो फिलहाल कंप्रेस्ड पोजीशन में है। इस जगह पे कंप्रेस्ड पोजीशन में स्प्रिंग रखा हुआ है, लगा हुआ है, और ये उसका एक तरह से पॉइंट है जिस पॉइंट को हिट करने से वो स्प्रिंग बाहर की तरफ निकलेगा। दूसरा, इधर हमारे पास एक रोड है, एक ब्लॉक है, आप ऐसे समझिए, और ये दोनों एक हमने यहाँ पे रखे हुए हैं। तो जैसे मैं इसको हिट करूँगा यहाँ पे, तो इसके अंदर से वो जो स्प्रिंग जो है वो अपना फ्री होगा और वो जो कंप्रेस्ड पोजीशन है उससे नेचुरल पोजीशन में आने की कोशिश करेगा और वो इसको भी हिट करेगा, इधर वाली साइड को हिट करेगा। अब जब ऐसा होगा तो एक तरह का यहाँ पे एक इंटरनल इंपल्स लगेगा, इसके ऊपर एक फोर्स लगेगा इधर, और कार्ट के ऊपर एक फोर्स लगेगा पीछे की तरफ। तो दोनों जो है वो एकदम से दूर जाने की कोशिश करेंगे। अब क्योंकि यहाँ पे कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं है, हमने नीचे ग्लास सरफेस लिया हुआ है, सो दैट फ्रिक्शन हमारा कम से कम रहे, फ्रिक्शन का असर हमारा ज्यादा ना हो। तो आप ये कह सकते हो कि कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं है, जो यहाँ पे स्प्रिंग की वजह से फोर्स लगेगा ये तो एक इंटरनल फोर्स की तरह काम करेगा। तो एक्सटर्नल फोर्स कोई है ही नहीं, कोई इंपल्स एक्सटर्नल है ही नहीं। तो आप ये कह सकते हो कि इस पूरे सिस्टम को, अगर मैं इसको पूरा एक सिस्टम की तरह ट्रीट करूं, तो इस पूरे सिस्टम के ऊपर एक्सटर्नल इंपल्स मेरा जीरो है, तो इसका मतलब यहां पे मोमेंटम जो है वो कंजर्व रहना चाहिए। इसका मतलब ये स्प्रिंग ओपन होने से पहले मोमेंटम अगर आप देखते हो तो वो पहले मोमेंटम जीरो है। तो अगर मैं इसको ओपन करूंगा और उसके बाद जब ये मूव करना स्टार्ट करेंगे तो उस टाइम भी मोमेंटम जो है वो जीरो ही रहना चाहिए। इसी चीज को अब हम वेरीफाई करते हैं। ठीक है,
इसको वेरीफाई करने के लिए हमने सबसे पहले तो हमें इनके मासेस को देखना है, तो उसके लिए हमारे पास एक वेइंग स्केल है जिससे हम मास को मेजर करेंगे। दूसरा, हमने यहाँ पे 2 फ्लैग लगाए हुए हैं। ये फ्लैग क्या है? बेसिकली ये जो इनकी इनिशियल पोजीशन है, यहां से कितना ये पीछे जाएगा उसको मेजर करने के लिए हमने फ्लैग लगाए हैं। अब ये मेजर कैसे किए गए हैं मैं बता देता हूं। यहां से इसका जो एंड है, यहां से इस फ्लैग की जो डिस्टेंस है वो 20 सेंटीमीटर है और इधर से भी 20 सेंटीमीटर है। तो उससे हमें इनकी स्पीड का आइडिया लग जाएगा कि किस स्पीड से ये दूसरी तरफ, एक दूसरे की तरफ ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं। तो एक तरह से इनकी वेलोसिटी पता चल जाएगी हमें, ठीक है, इन फ्लैग्स की हेल्प से। तो सबसे पहले हम क्या करने जा रहे हैं, सबसे पहले इनके मास को ऑब्जर्व करते हैं, उसको देखते हैं और उसके बाद इस एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म करते हैं। तो आई होप आप सब लोग रेडी होंगे। तो मैं जरा वेइंग स्केल को ऑन करता हूं। सबसे पहले ये वाले मास को देख रहा हूं मैं, तो ये है हमारा 1326 ग्राम्स। तो मैं चाहूंगा कि इसको 1326 ग्राम्स, ओके। नेक्स्ट, अब दूसरा जो है इसको भी जरा देख लेते हैं कि ये कितना है। ये है हमारे पास 526 ग्राम्स। तो ये एक 526 ग्राम्स है, एक 1326 ग्राम्स है, ठीक है। और इसको मैं वापस से यहां पे रख देता हूं, ओके। तो हमने यहां पे इसके नीचे थोड़ा सा ये सर्कुलर रोड यूज की है सो दैट ये इसके ऊपर फ्रिक्शन का असर थोड़ा कम हो, ठीक है जी। तो चलिए दोस्तों, आई होप आप सब लोग रेडी होंगे। अब जरा मैं फ्लैग की डिस्टेंस को भी देख लेता हूं। तो ये हमने यहाँ पे 0 पोजीशन पे कर दिया है, ठीक है। अब जरा फ्लैग की पोजीशन को भी एक बार वेरीफाई कर लेते हैं कि 20 सेंटीमीटर ही हो, ओके। तो यहाँ से अगर मैं देखूं तो इस जगह से ये 20 सेंटीमीटर पे ही है, ऑलमोस्ट 20 सेंटीमीटर। थोड़ा बहुत एरर आप लेके चले भाई, ठीक है। तो ऑलमोस्ट 20 सेंटीमीटर पे ये हमारा एक फ्लैग हमने लगा दिया है, ठीक है। अब ये दूसरा इस तरफ से भी मैं देख लेता हूँ कि कितना सेंटीमीटर है ये। तो ये जो है यहाँ से अगर मैं इसको ऑब्जर्व करूँ तो अगेन इट इज़ एट 20 सेंटीमीटर, ये भी 20 सेंटीमीटर पे है। तो दोनों ही 20 सेंटीमीटर पे हैं। आई होप आप सब रेडी होंगे। अब मुझे करना ये है कि इस स्प्रिंग को बस छोड़ना है यहाँ से, मतलब जो कंप्रेस्ड पोजीशन है उसको वहाँ से हटाना है, मतलब इसको वापस रिलीज करना है। तो अब कैसे रिलीज करेंगे, मुझे इसके लिए हिट करना होगा। तो चलिए इसको हिट करते हैं। तो दोस्तों मेरे पास हिट करने के लिए एक हैमर आ गया है, तो मैं इससे ज़रा इसको हिट करता हूं और ज़रा देखते हैं कि किस तरह का रिजल्ट अपने को देखने को मिलता है। आई होप सब लोग रेडी होंगे। तो ऑन द काउंट ऑफ 3, 1 2 3। तो आपने देखा कि ये पहले टकराया है और ये बाद में टकराया है, ठीक है। अब ज़रा इसकी कैलकुलेशन करते हैं और देखते हैं कि इम्पैक्ट होने में कितना टाइम लगा है। उससे हम इनकी वेलोसिटी कैलकुलेट कर लेंगे और फिर मोमेंटम को जरा ऑब्जर्व करते हैं कि कितना इनका पर्टिकुलर मोमेंटम था, और फिर रिजल्टेंट मोमेंटम जो आएगा पूरे सिस्टम का, देखते हैं कि वो 0 आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ठीक है। तो इसका जरा जो कैलकुलेशन वाला पार्ट है उसमें आपसे मुलाकात करते हैं। तो दोस्तों आपने एक्सपेरिमेंट देखा, अब इसका कैलकुलेशन वाले पार्ट को जरा देख लेते हैं और इसमें देखते हैं कि मोमेंटम कैसे हमारा कंजर्व रहता है। तो यहाँ पे आपने हमारे पास जो है वो एक ब्लॉक था और एक हमारे पास एक कार्ट है। अब ब्लॉक जो है वो है 0.526 किलोग्राम का और कार्ट है 1.326 किलोग्राम की। और ये जो इनिशियल पोजीशन है ये, इसको मैं x = 0 बोल रहा हूं, ठीक है। यहां पे मेरे पास इनिशियल पोजीशन है। तो जैसे हमने यहाँ पे इंपैक्ट किया इस कार्ट पे, यहाँ पे एक पॉइंट हमने बना रखा है जहाँ से स्प्रिंग जो है वो फिलहाल कंप्रेस्ड पोजीशन पे है। तो जैसे हमने हैमर से उसको इंपैक्ट किया, वो स्प्रिंग रिलीज हुआ और एक तरह से स्प्रिंग फोर्स लगा है दोनों के ऊपर। इसको इधर भेजेगा, वो इसको इधर भेजेगा, एक तरह का इंपल्स आ गया है। तो वो जो इंपल्स है उसकी वजह से क्या होगा, इसकी वेलोसिटी बढ़ेगी, चेंज होगी, और इसकी वेलोसिटी भी चेंज होगी। ये पीछे की तरफ जाएगा या आगे की तरफ जाएगा। लेकिन अगर आप इसको पूरा एक सिस्टम की तरह ले रहे हो तो वो जो इंपल्स है वो एक इंटरनल इंपल्स है, वो एक्सटर्नल इंपल्स नहीं है। और इंपैक्ट होने से पहले, हैमर को इंपैक्ट होने से पहले इसका मोमेंटम 0 है, ये रेस्ट पे है, और हमने इसको एक इंटरनल इंपल्स प्रोवाइड किया है इस सिस्टम को।
तो इससे इसका मोमेंटम तो बदलना नहीं चाहिए, ठीक है, क्योंकि एक्सटर्नल इंपल्स तो आपने दिया ही नहीं कहीं पे। हाँ, लेकिन इनका मोमेंटम बदलेगा, इंडिविजुअल ऑब्जेक्ट का मोमेंटम बदलेगा। क्यों? क्योंकि अगर आप इसको एक सिस्टम की तरह ले लेते हो, अकेले इस कार्ड को एक सिस्टम की तरह लेते हो, तो यहां पे जो इंपल्स क्रिएट हुआ है वो इस अकेले कार्ड के लिए एक्सटर्नल का काम करेगा। लेकिन अगर पूरे को आप सिस्टम के अंदर लेते हो इसको, तो फिर जो इंपल्स है वो इंटरनल इंपल्स का काम करेगा। इसका मतलब पूरे सिस्टम का मोमेंटम नहीं बदलेगा, इंडिविजुअल ऑब्जेक्ट का मोमेंटम आपका बदल जाएगा, ठीक है। तो अब जरा देखिए, यहां पे जो इंपल्स क्रिएट हुआ है, उस इंपल्स, पहले तो ये देखते हो कितनी देर तक वो इंपल्स रहा है, मतलब जो इंपल्स लगा है वो कितने टाइम तक यहां पे सस्टेन किया, क्योंकि उस इंपल्स की वजह से इसकी वेलोसिटी चेंज हो रही है, ठीक है। तो इसको देखने के लिए हमने कुछ फ्रेम बाय फ्रेम इसको देखने की कोशिश की है। तो आप यहां पे क्लियरली देख सकते हो स्क्रीन पे कि इनिशियल टाइम से जब हम अगली फ्रेम में गए तो हमने यहां पे टाइमर भी लगा रखा है, और टाइमर हमारा रीड कर रहा है 0.033। इसका मतलब 33 मिलीसेकंड तक, हालांकि इससे थोड़ा ज्यादा ही रहा होगा क्योंकि अगली फ्रेम में दोनों दूर दूर हो जाते हैं। तो हमने उसको अगली फ्रेम में अगर आप देखना चाहें तो अगली फ्रेम में बिल्कुल ये अलग अलग हो रखे हैं, लेकिन जो 0.033 वाली फ्रेम है उसमें स्प्रिंग पूरी तरह से इलोंगेट तो नहीं हुआ है, बट आप मान के चलो कि इंपल्स टाइम मेरा इतना ही है, इतनी देर तक आपका इंपल्स टाइम हुआ। इससे थोड़ा सा ज्यादा ही होगा, ठीक है, तो इससे एरर जरूर आ जाएगा हमारी कैलकुलेशन में। कोई बात नहीं, अब हम इसको लेके चलते हैं, ठीक है, जो हमारी कैमरे की फ्रेम है उसको लेके चलते हैं। हालांकि इससे थोड़ा सा ज्यादा इंपल्स टाइम होगा क्योंकि इस फ्रेम में स्प्रिंग पूरी तरह से इलोंगेट नहीं हो रहा है, नेचुरल पोजीशन में नहीं आया है। तो अगर मैं 0.33 सेकेंड को इंपल्स टाइम ले लूं, ये मेरे पास इंपल्स टाइम है, ड्यूरिंग दिस टाइम इंपल्स लगेगा दोनों पे, और इसकी वेलोसिटी इंक्रीज होगी, इसकी वेलोसिटी इंक्रीज होगी। ये कितना जा चुका है अगर हम इस कार्ड को देखें तो इस कार्ड को हमने थोड़ा जूम करके, हमने नीचे ग्लास के ऊपर कुछ स्केल लगा रखा था, और उस स्केल से हम इसको मेजर कर सकते हैं कि कार्ड कितना मूव की है। तो हमने देखा कि रफली जो कार्ड का मूवमेंट हुआ है, कार्ड जो इधर गई है ड्यूरिंग दिस इंपल्स टाइम, बात हो रही है भाई, जो कार्ड मूव की है वो आपकी की है, एक्स कार्ड को लिख देता हूं मैं, ये मूव की है मेरी 0.5 सेंटीमीटर, रफली इतना गया है भाई। इसमें एरर जरूर है, मैं आपको पहले बता दूं, ठीक है। और ये जो मूव की है, ये जो ब्लॉक मूव किया है, तो मैं इसको एक्स बी बोल देता हूं, ये मूव किया है रफली 1.2 सेंटीमीटर, ये 1.2 सेंटीमीटर मूव किया है। हमने थोड़ा सा इसको जूम करके देखा है, ठीक है। तो इतना सेंटीमीटर ये मूव कर गया, इतना सेंटीमीटर ये मूव कर गया। तो अब जरा देखिए, इतना टाइम कवर हो चुका है। इसके बाद वाला जो टाइम होगा दोस्तों, उस टाइम के दौरान ये फ्रीली मूव कर रहे हैं। इनमें उस टाइम जो भी बाद वाला जो टाइम है, इनके ऊपर कोई फोर्स नहीं लग रहा, फ्रिक्शन को हम यहां पर नेग्लेक्ट करके चल रहे हैं। तो इसके बाद अगर आप इस ब्लॉक का टाइम देखें, वो टाइम जितनी देर में ये फ्लैग पे टकराता है, तो उस टाइम को हमने कैलकुलेट किया है, और वो टाइम है, आप यहां पे क्लियरली देख सकते हो, 0.400 सेकेंड, 0.400 सेकेंड पे ये टकराया है। तो इसका मतलब इसका जो फ्री मोमेंट है, जिस दौरान ये फ्रीली मूव कर रहा है, उस दौरान कोई फोर्स नहीं है, तो इसका मतलब कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा होगा। तो अगर मैं वो कांस्टेंट वेलोसिटी निकालना चाहूं तो वो कैसे निकालूंगा? पहले तो ये देखो कि इतना टाइम तो इंपैक्ट में ही चला गया, रिमेनिंग टाइम कितना बचा? रिमेनिंग टाइम बचा है 0.400 माइनस 0.033, ये मेरा रिमेनिंग टाइम है दोस्तों। और डिस्टेंस कितनी कवर की है इसने? यहां से ये फ्लैग 20 सेंटीमीटर पे था, मतलब जो इसकी इनिशियल पोजीशन थी, हमने यहां से मेजर किया था ना, ये डिस्टेंस 20 सेंटीमीटर थी। अब ड्यूरिंग इंपैक्ट टाइम ये पीछे आ चुका है, कितना पीछे आ चुका है? 1.2 सेंटीमीटर पीछे आ चुका है। इसका मतलब जो इंपल्स टाइम के बाद वाला जो टाइम है, उस दौरान ये कितना चला है? ये ब्लॉक ये चला है 20 सेंटीमीटर माइनस 1.2 सेंटीमीटर, माइनस 1.2 सेंटीमीटर, ठीक है जी। इनको मैंने मीटर में कन्वर्ट कर लिया ना, ठीक है भाई। तो इतना मीटर पर सेकंड जो है वो आपके पास इस ब्लॉक की वेलोसिटी आ गई है, और ये जो वेलोसिटी है माइनस आई कैप की तरफ होगी। अगर आप डायरेक्शन भी दिखाना चाहो तो आप क्या लिखोगे बताओ? माइनस आई कैप, ठीक है जी। अगर मैं इस डायरेक्शन को आई कैप ले लूं तो उल्टी डायरेक्शन में है ये। तो अगर मैं इसको कैलकुलेट करूं दोस्तों, तो मैं जरा कैलकुलेट कर लेता हूं कि किस वेलोसिटी से ये जा रहा है, ठीक है। ये है 0.20 माइनस 0.012 डिवाइड बाई 0.400
0.033। तो इससे हमारे पास जो कैलकुलेशन से आया है वो है 0.5126। तो मैं इसको 0.51 लिख लेता हूं आई कैप माइनस के साथ। इतना मीटर पर सेकेंड से आपका जो ये वाला जो ब्लॉक है ये पीछे की तरफ जा रहा है। अब आइए काट के ऊपर। तो काट का अगर आप देखें तो सबसे पहले जो फ्लैग पे जो टकराया है काट, वो टाइम हमने निकाला है कि किस टाइम पे जो काट है वो फ्लैग पे टकरा रही है, और वो जो टाइम हमारे पास आया है 0.966 सेकेंड। आई थिंक यही वाला टाइम था, ठीक है। आप टाइमर पे देख भी सकते हो स्क्रीन पे, ठीक है, 0.966 टाइम सेकेंड। तो अब सुनिए, बट ये तो पूरा टाइम है इनिशियल से यहां तक जाने का, तो इसमें से इंपैक्ट टाइम को माइनस कर देते हैं तो कितना टाइम बचेगा बताइए। जो टाइम बचेगा वो बचेगा 0.933। ये मेरा टाइम है। ड्यूरिंग दिस टाइम कार्ड जो है वो कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रही है। इंपैक्ट टाइम को हमने हटा दिया भाई, ठीक है, पूरी जर्नी में से इंपैक्ट टाइम को निकाल दिया। डिस्टेंस कितनी कवर हुई है इसकी, वो हुई है 20 माइनस 0.5, इसका मतलब 19.5 सेंटीमीटर है। तो मीटर में करोगे तो 0.195 मीटर आ जाएगा। तो अगर मैं इसकी वेलोसिटी कैलकुलेट करूं तो ये जो वेलोसिटी आएगी, ये वेलोसिटी कितनी बनेगी वो जरा देख लेते हैं। ये निकल के आ रही है 0.20 आई कैप, ये आई कैप की तरफ आएगी। और ये क्या है, वेलोसिटी ऑफ काट की वेलोसिटी है ये, ठीक है भाई। तो हमारे पास काट की वेलोसिटी आ गई कि काट की क्या वेलोसिटी है और आई कैप की तरफ है, ये हमें पता चल गया। अब आइए मोमेंटम पे। तो पहले हम इस ब्लॉक का मोमेंटम निकालते हैं। तो P ब्लॉक का निकाल लेते हैं, ठीक है। मोमेंटम को मैं P से लिख रहा हूं यहां पे, ठीक है, या चलो ऐसे लिख लो, मोमेंटम ऑफ ब्लॉक का मोमेंटम अगर मैं देखूं तो क्या बनेगा दोस्तों, वो बनेगा 0.526, ये तो इसका मास है, इनटू इसकी वेलोसिटी जो है वो है 0.51 और माइनस आई कैप, ये इसका मोमेंटम बनेगा, ठीक है। तो अगर मैं इसको कैलकुलेट करूं तो ये बनेगा 0.526 इनटू 0.51, इट कम्स आउट टू बी 0.27, मैं राउंड ऑफ कर रहा हूं, माइनस 0.27 आई कैप। ये बन गया भाई। ये मेरे पास क्या आ गया, मोमेंटम आ गया है ब्लॉक का। 0.27 से थोड़ा सा कम ही है, ठीक है, बट मैंने राउंड ऑफ कर दिया इसको। अब आइए मोमेंटम ऑफ काट का मोमेंटम भी देख लेते हैं। तो काट का मोमेंटम हमने क्या देखा, इसका जो मास था वो था 1.326 इनटू इसकी जो वेलोसिटी है ड्यूरिंग दैट फ्री मोशन, जिसमें कोई फोर्स नहीं कर रहा। तो इसको अगर मैं कैलकुलेट करूं तो 0.20 इनटू 1.326, तो इसकी वैल्यू जो निकल के आ रही है वो है 0.265। एक बार मैं फिर से चेक कर लेता हूं, 1.326 इंटू 0.265 आई कैप। और ये जो है, ये अगर मैं एग्जैक्ट लिखूं इसको, तो इसको भी जरा मैं एग्जैक्ट निकाल लेता हूं क्योंकि इसको मैंने राउंड ऑफ कर दिया। एक बार इसको एग्जैक्ट निकालते हैं, 0.526 इंटू 0.51, सो इट कम्स आउट टू बी 0.268। ये है मेरे पास माइनस 0.268 आई कैप, और ये है मेरे पास 0.265 आई कैप, ठीक है। तो आप देखिए कितना क्लोज आंसर है, ठीक है। अगर आप टोटल मोमेंटम निकालोगे ना, सम करोगे तो सम क्या बनेगा, 0, ठीक है। तो मतलब नेचर देखो कितनी इंटरेस्टिंग है, ठीक है। जो रिजल्ट हमारे पास निकल के आया है वो बिल्कुल उसको जस्टिफाई कर रहा है जो हमने थ्योरी में पढ़ा है। इसका मतलब आप ये समझिए कि जब भी आपका कोई एक्सटर्नल इंपल्स नहीं होगा सिस्टम के ऊपर, तो आप एक्सटर्नल फोर्स अगर नहीं है, फोर्स एक्ट नहीं कर रहा है, तो मोमेंटम आपका कंजर्व रहेगा। तो यहां पे आप क्लियरली देख सकते हो कि इन दोनों में, ये स्टार्ट होने से पहले इनका टोटल मोमेंटम 0 था, और उसके बाद भी क्या रहा बताओ जरा, जब ये मूव कर रहे हैं तो उस दौरान भी आपका मोमेंटम जो है वो कंजर्व रहा, ठीक है। आई होप आपको ये समझ आया। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों, एंड अब हम कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते हैं, ठीक है। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो चलिए दोस्तों अब एक और क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और क्वेश्चन को जरा देखते हैं।
क्वेश्चन की कुछ इस तरह की सिचुएशन है, जरा देखिए। मेरे पास एक ट्रैक है, एक रोड है और फ्रिक्शनलेस सरफेस आप ऐसे मान लीजिए, ठीक है। यहां पे एक ब्लॉक है जिसका मास है 100 किलोग्राम, 100 किलोग्राम का मास है, और एक और मास है जो है 50 किलोग्राम का, 50 किलोग्राम का, ठीक है। और यहां पे हमने, इसके पास कुछ इनिशियल स्पीड है मान लीजिए, और वो है 10 मीटर पर सेकेंड, और इसके पास इस तरफ है स्पीड और वो है 2 मीटर पर सेकेंड, ठीक है जी। ये दोनों एक दूसरे की तरफ आ रहे हैं कांस्टेंट स्पीड से। ये दोनों एक पॉइंट पर टकराएंगे, ठीक है। टकराने के बाद हमने कुछ इस तरह का मैकेनिज्म बना रखा है, सोचिए इनके ऊपर, कि एक जो है वो दूसरे को चिपका लेता है, कपल हो जाते हैं। यहाँ पे दोनों एक दूसरे के साथ कपल हो जाते हैं, चिपक जाते हैं एक दूसरे से, ठीक है। अब जैसे ही एक दूसरे से चिपकेंगे, आपको बताना है कि फाइनली इनकी क्या स्पीड होगी चिपकने के बाद। जैसे इनमें इंपैक्ट हुआ, ये एक तरह से सिंगल बॉडी बन गई है। अब अगर सिंगल बॉडी बन गई और उसके बाद सिंगल बॉडी की तरह ये आगे जा रहे हैं, आपको बताना है कि किस स्पीड से अब ये आगे की तरफ जाएंगे। तो अब अगर आप ध्यान से देखो तो यहां पे आपका जो फोर्सेस हैं, यहाँ पे कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं है। आप बोलोगे सर ये जो इंपैक्ट हुआ है, अगर मैं इसको पूरे को एक सिस्टम की तरह ले लूं, दोनों ब्लॉक को एक पूरे एक सिस्टम की तरह ले लूं, तो जो इंपैक्ट फोर्स इस पे लगेगा उतना ही इस पे लगेगा। तो एक तरह से आप ये कह सकते हो कि जो इंपैक्ट फोर्स है वो एक तरह से इंटरनल फोर्स हो गया। लेकिन अगर आप सिंगल बॉडी को ऑब्जर्व करते हो, केवल एक सिंगल ब्लॉक को देखते हो, तो फिर जो इंपैक्ट है वो एक्सटर्नल फोर्स की तरह काम करेगा। तो आपको ये समझना है कि कब वही फोर्स आपका इंटरनल बनेगा, कब वही फोर्स आपका एक्सटर्नल बनेगा। मैं फिर से बोल रहा हूं, जब भी आप एक सिस्टम के अंदर इन दोनों ऑब्जेक्ट को ले लोगे, तो इनके अंदर के जो भी फोर्सेस आएंगे वो इनके इंटरनल फोर्स बनेंगे। और अगर आप एक बॉक्स को कंसीडर करोगे सिर्फ, तो उसके ऊपर जो फोर्स लगेगा वो आपका एक्सटर्नल फोर्स होगा। तो फिलहाल मैं क्या कर रहा हूं, फिलहाल मैं दोनों को एक सिस्टम का हिस्सा मान रहा हूं, ठीक है। अब जरा देखिए, एक आपका इधर जा रहा है, एक आपका इधर जा रहा है, दोनों क्या करेंगे, इंपैक्ट होगा कहीं ना कहीं, और इंपैक्ट होने के बाद दोनों बॉडी एक ही बॉडी बन गई और साथ साथ चल रहे हैं। क्योंकि यहाँ पे इंटरनल फोर्सेस हैं, तो आप ये यहाँ पे क्या बोलोगे, आप बोल सकते हो कि जो मोमेंटम है वो मेरा कंजर्व रहेगा, ठीक है। तो अगर मैं मोमेंटम कंजर्वेशन लगाऊं तो मैं बोलूंगा कि इनिशियल मोमेंटम इज इक्वल टू फाइनल मोमेंटम। इनिशियल मोमेंटम कितना है जरा देखिए, वो है 100 इंटू 10, ये आई कैप हो गया, आई कैप की तरफ हो गया, और ये -100 आई कैप। माइनस आई कैप क्यों हुआ भाई, क्योंकि इसकी वेलोसिटी जो है दूसरी साइड है। तो ये मेरा इनिशियल मोमेंटम है, दिस इज इनिशियल मोमेंटम, इनिशियल मोमेंटम, ठीक है। अब आप बताइए फाइनल मोमेंटम क्या होगा। अगर मैं फाइनल की बात करूं तो दोनों चिपक गए हैं, तो नेट मास कितना हो चुका है 150, और स्पीड इनकी आई कैप की तरफ मान लेता हूं v आई कैप। ये मेरा क्या है, फाइनल मोमेंटम, ठीक है जी। तो ये मेरा फाइनल मोमेंटम आ गया, एक मेरा इनिशियल मोमेंटम था, एक मेरा फाइनल मोमेंटम आ गया है। अब हम जानते हैं कि यहाँ पे इंटरनल फोर्सेस काम कर रहे हैं, तो कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम आप अप्लाई कर सकते हो। तो अगर आप अप्लाई करोगे तो 1000 - 100 करोगे तो ये 900 आई कैप, तो ये हो गया, दिस मस्ट बी इक्वल टू 150 v आई कैप। तो आई कैप से आई कैप हट जाएगा, v की वैल्यू जो आएगी वो आएगी 900 अपॉन 150, सही है जी। तो इसको आप काट सकते हो और आप देख सकते हो कि कितना ये बनेगा, ठीक है। तो अगर आप इसको कट करते हो तो 5 से कट कर दो, 5 दिए 15, और 5 से अगर आप कट करोगे तो 5 1 5 और 18, ठीक है जी। और फर्दर अगर आप कट करोगे तो 6 मीटर पर सेकेंड। कैलकुलेशन एक बार देख लेना भाई, वैसे भी 15 से डायरेक्टली कट कर देते हैं। 6 मीटर पर सेकेंड से आपका ये दोनों मिल के फिर आगे चलेंगे, ठीक है। मुझे उम्मीद है आपको समझ आया। आप बोलोगे सर यहाँ पे एक्सटर्नल फोर्स है, तो ग्रेविटी एक्सटर्नल फोर्स है, इस पे काम कर रही है, बट ग्रेविटी जो है जिस डायरेक्शन में इनका मोशन है उस तरफ नहीं है, ठीक है। तो आप बोलोगे लेकिन उसका कोई असर नहीं होगा क्या, ना, उसका असर हम यहाँ पे नहीं मानेंगे, ठीक है। ग्रेविटी का असर हम नहीं लेंगे। दूसरी बात, कई बार क्या होता है, कई बार इवन ग्रेविटी का असर होता भी है, तो ग्रेविटी की वजह से जो फोर्स लगता है वो आपके इंपैक्ट फोर्स से कई बार उसका एम्पलीट्यूड बहुत कम होता है। तो अगर उसका ग्रेविटी की वजह से जो फोर्स लग रहा है उसका अगर इंपैक्ट फोर्स के कंपैरिजन में बहुत ही कम फोर्स है, तो आप उसकी वजह से जो चेंज इन मोमेंटम आएगा उसको नेग्लेक्ट भी कर सकते हो दोस्तों। तो
आपको ये देखना होगा कि जो इंपैक्ट होता है जब भी दो बॉडीज के अंदर, तो जो इंपल्सिव फोर्सेस लगते हैं उनका मैग्नीट्यूड कितना है और उनके कंपैरिजन में बाकी जो एक्सटर्नल फोर्सेस लग रहे हैं वो कितने हैं। ठीक है, तो आपको ये समझना होगा कि कब आपको ग्रेविटी का इफेक्ट लेना है, कब नहीं लेना है। ठीक है, मुझे उम्मीद है आपको ये समझ आया। बट एनीवे, आगे चल के हम ऐसे क्वेश्चंस को देखेंगे जहां पे हम ग्रेविटी का असर भी लेंगे। तो यहां पे आप फिलहाल कह सकते हो कि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई ग्रेविटी नहीं है, तो उस केस में आप मोमेंटम को कंजर्व कर सकते हो। अब इसी में अगर मैं आपसे ये बोलता कि जो इंपैक्ट टाइम है मेरा, वो अगर मैं आपको दे देता कि जो इनका इंपैक्ट टाइम है वो आपको दे रखा है 0.5 सेकेंड या 0.05 सेकेंड का इंपैक्ट टाइम है, इतना टाइम ले लो। 0.05 सेकेंड का इंपैक्ट टाइम है। आपको बताना है एवरेज फोर्स कितना लगेगा, ये ब्लॉक इस पे कितना लगाएगा और ये ब्लॉक इस पे कितना लगाएगा, क्योंकि जो इंपैक्ट फोर्स है वो तो इंटरनल फोर्स है ना, तो एक दूसरे ब्लॉक जितना ये इस पे लगाएगा उतना ये इस पे भी लगाएगा, एक्शन रिएक्शन। ठीक है, तो आपको बताना है एवरेज फोर्स कितना होगा, एवरेज फोर्स कितना होगा। अब यहां पे एवरेज फोर्स निकालने के लिए आपको क्या करना होगा बताइए। अब आपको केवल एक ब्लॉक को कंसीडर करना होगा, क्योंकि हम इसके ऊपर फोर्स देखना चाह रहे हैं कितना लग रहा है। तो इसकी इनिशियल जो स्पीड है वो है 10 मीटर पर सेकेंड, और उसके बाद जब इंपैक्ट होगा उसके बाद 100 किलोग्राम ब्लॉक जो है और 50 किलोग्राम ब्लॉक, दोनों की स्पीड बराबर हो जाएगी 6 मीटर पर सेकेंड से। तो हमें तो केवल 100 को कंसीडर करना है। तो आप ये बोलोगे कि इनिशियल मोमेंटम 100 इंटू 10 प्लस जो आपका इंपल्स है वो, दैट मस्ट बी इक्वल टू फाइनल मोमेंटम। हम जब भी आपको ये इसके ऊपर इंपैक्ट फोर्स निकालना हो तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, जब इंपल्स निकालना हो तो उसके लिए आपको इसको सेपरेट लेना पड़ेगा, आपको इन दोनों को नहीं कंसीडर करना है फिर आपको। ठीक है, नहीं तो आप निकाल नहीं पाओगे। तो उसको एक चीज को, एक ऑब्जेक्ट को देखिए, एक ब्लॉक को देखिए, उससे आप जो है ना इंपल्स मोमेंटम थ्योरम लगा सकते हो और आपके पास इंपल्स आ जाएगा यहां से। तो इंपल्स की जो वैल्यू आएगी वो आएगी -400 न्यूटन सेकेंड। तो -400 न्यूटन सेकेंड का आपका इंपल्स फोर्स लगा है इसके ऊपर। माइनस का मतलब है पीछे की तरफ लगा है। ठीक है, लेकिन अपने को तो एवरेज फोर्स चाहिए, कितना एवरेज फोर्स इसके ऊपर लगा है। तो एवरेज फोर्स के लिए आप क्या करोगे, -400 डिवाइड बाई टाइम कितना लगा है 0.05। ठीक है, और आई कैप। ठीक है ना, ये मेरे पास क्या लग जाएगा, एवरेज फोर्स लग जाएगा इसके ऊपर। क्लियर है भाई, मुझे उम्मीद है समझ आया। बिकॉज ये भी आई कैप था, ये भी आई कैप की तरफ है, ये भी आई कैप की तरफ है, तो ये जो डायरेक्शन आएगी आई कैप की तरफ आएगी अगर मैं वेक्टर के टर्म्स में लिखूं तो। ठीक है ना, तो ये आई कैप की तरफ आएगी भाई, बिकॉज ये भी आई कैप है और ये भी आई कैप है। जो इनिशियल मोमेंटम है वो आई कैप की तरफ है, फाइनल मोमेंटम भी आई कैप की तरफ है, तो इंपल्स जो निकल के आएगा वो भी आई कैप की तरफ होगा। ठीक है, उससे जो फोर्स आएगा वो भी आपका आई कैप की तरफ आ जाएगा। तो कितना बनेगा फोर्स बताओ, नेगेटिव ऑफ, आप जरा देख लो ये कितना बना, 4 0 और 2 0 और आ गई, डिवाइड बाई 5 आई कैप। तो आई कैप की तरफ नेगेटिव फोर्स आ रहा है, इसका मतलब एक्चुअल जो इसके ऊपर एवरेज फोर्स लगेगा वो पीछे की तरफ लगेगा, उतना ही फोर्स इस ब्लॉक के ऊपर आगे की तरफ लगेगा। ठीक है, पॉइंट को समझिए। तो एवरेज फोर्स कितना आया है, ये आ गया है 8000 आई कैप। ये मेरा जो है एवरेज फोर्स आ गया दोस्तों। 8 किलो न्यूटन का फोर्स इसके ऊपर लगेगा पीछे की तरफ, और इसके ऊपर 8 किलो न्यूटन का फोर्स लगेगा आगे की तरफ। ठीक है, मुझे उम्मीद है आपको ये समझ आया। तो इस चीज पे जरा गौर फरमाइए कि किस तरह से हम यहां पे एवरेज फोर्स निकालते हैं। अब जो एवरेज फोर्स होता है ना और इंस्टेंटेनियस फोर्स, उनमें बड़ा फर्क है। एक्चुअल जो फोर्स लगेगा जैसे इंपैक्ट होगा वो क्या पता टाइम के साथ ऐसे बदल रहा हो। ठीक है, ऐसे चेंज हो रहा हो कि एकदम से बहुत ज्यादा फोर्स लगा और उसके बाद कम हो गया। एवरेज वैल्यू जो है वो ये वाली है। तो आप दोनों को समझिए कि एवरेज का क्या मतलब होता है। एवरेज का मतलब अगर उतना ही मुझे इंपल्स, इतना ही मुझे मोमेंटम में बदलाव करना होता जितना ये वाला फोर्स मोमेंटम में बदलाव कर रहा है, उतना ही मोमेंटम में अगर मुझे बदलाव करना होता है कांस्टेंट फोर्स की हेल्प से, तो कितना फोर्स हमें अप्लाई करना पड़ता, फिर इतना अप्लाई करना पड़ता। उसी को हम क्या बोलते हैं, एवरेज फोर्स। तो एवरेज फोर्स की डेफिनेशन समझिए, जितना फोर्स में बदलाव ये, जितना मोमेंटम में बदलाव ये वाला फोर्स कर रहा है, उतना ही मोमेंटम में बदलाव अगर आपको कांस्टेंट फोर्स से करना होता तो उस कांस्टेंट फोर्स की क्या वैल्यू होती, वो वैल्यू उसके एवरेज फोर्स के बराबर होती, जो हम इस तरह से निकालते हैं। जो भी आपका इंपल्स है पहले वो कैलकुलेट कर लो, मतलब इसका एरिया कैलकुलेट कर लो। ठीक है, और उसको डिवाइड कर दो इस टाइम से, जितनी देर तक ये इंपल्स रहा है, तो उससे क्या आ जाएगा, मेरे पास एवरेज फोर्स की वैल्यू निकल के आ जाएगी। ठीक है, मुझे उम्मीद है आपको ये समझ आया। अब एक स्टेप और आगे बढ़ते हैं और अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, तो जरा देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन।
अगला सवाल जरा देखने की कोशिश करते हैं। देखिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन मैं एक बुक का क्वेश्चन ले रहा हूं, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, जरा देखिए। ये कह रहा है एन 800 रिजिड पाइल इज शोन इज ड्रिवन इनटू द ग्राउंड। ये कह रहा है एक हमारे पास एक पाइल है, उसको हमें क्या करना है, ग्राउंड में नीचे धसाना है, ठीक है। 800 किलोग्राम रिजिड पाइल इज ड्रिवन इनटू द ग्राउंड यूजिंग ए 300 किलोग्राम हैमर। तो ये मेरे पास 800 किलोग्राम का पाइल है और ये मैं ग्राउंड में धसा रहा हूं, ये ग्राउंड लेवल है, सोचिए। इसके ऊपर मैं इंपैक्ट कर रहा हूं एक 300 किलोग्राम के हैमर से। ये मेरा हैमर है जो मैं इस नीचे की तरफ ला रहा हूं, 300 किलोग्राम के हैमर से मैं इसको इंपैक्ट कर रहा हूं, ठीक है। अब जरा आगे बढ़ते हैं। द हैमर फॉल्स फ्रॉम रेस्ट एट ए हाइट ऑफ 0.5 मीटर। ये कह रहा है यहां से जो मेरी हाइट है, इस जगह से अगर मैं इसको रेफरेंस ले लूं तो यहां से मेरी जो हाइट है वो आपकी 0.5 मीटर से हमने इस हैमर को रेस्ट से छोड़ा है, यहां से छोड़ा है, ठीक है। मतलब यहाँ पे रेस्ट पे था और हमने यहाँ से इसको बस छोड़ दिया, ड्रॉप कर दिया 300 किलोग्राम का, ठीक है भाई। 0.5 मीटर की हाइट से ये हम छोड़ रहे हैं। द हैमर फॉल्स फ्रॉम रेस्ट एट ए हाइट ऑफ 0.5 मीटर एंड स्ट्राइक द टॉप ऑफ द पाइल। ये कह रहा है जो पाइल का जो टॉप है वहां पे स्ट्राइक कर रहा है, ठीक है। आगे है डिटरमिन द इंपल्स विच द पाइल एक्सर्ट ऑन द हैमर। ये कह रहा है ये जो पाइल होगा ये हैमर के ऊपर कितना इंपल्स एक्सर्ट करेगा। जितना इंपल्स ये एक्सर्ट करेगा उतना ही ये भी एक्सर्ट करेगा, ठीक है। आपको ये बताना है if the pile is surrounded entirely by the loose sand so that after striking hammer does not rebound off the pile। ये कह रहा है स्ट्राइक करने के बाद जो हैमर है वो इस पाइल के साथ साथ ही नीचे रहता है, मतलब रीबाउंड नहीं करता है। ये आपको दे रखा है भाई कि भाई सैंड कुछ इतनी हल्की है कि ये रीबाउंड नहीं करेगा, क्योंकि नीचे अगर पत्थर लगा दूंगा यहाँ पे तो फिर रीबाउंडिंग यहाँ पे शुरू हो जाएगी। आप इवन पता भी कर सकते हो, जब भी आप नीचे कोई गड्ढा में नीचे देखना हो कि पत्थर है या नहीं है, तो अगर आप मान लीजिए कोई चीज़ को नीचे मार रहे हो, हैमर कर रहे हो और नीचे कोई सरिया गड़ा हुआ है उसके ऊपर हैमर कर रहे हो, तो अगर आपका रीबाउंड हो रहा है तो किस लेवल का रीबाउंड हो रहा है उसके बेसिस पे आप ये भी देख सकते हो कि नीचे पत्थर आया है कि नहीं आया है सरिया के नीचे, ठीक है। तो ये बहुत सारी टेक्निक होती हैं जिनसे हम ये ऑब्जर्व कर सकते हैं। बट एनीवे, तो मैंने आपको बताया कि क्वेश्चन क्या है, ठीक है। क्वेश्चन कुछ इस तरह का है दोस्तों, आपको बताना है कि कितना यहाँ पे ये जो पाइल है ये इस हैमर के ऊपर इंपल्स एक्सर्ट करेगी, वो आपको कैलकुलेट करना है। तो अब ये कैसे कैलकुलेट करेंगे, सबसे पहले हम ये देखते हैं कि यहां से जब आप फोल्ड करोगे तो जैसे ही इस पे स्ट्राइक करेगा इसकी स्पीड क्या होगी, इस हैमर की स्पीड क्या होगी। तो उसके लिए हम एनर्जी कंजर्वेशन लगा देते हैं। तो जी को मैं 10 ले लेता हूं क्योंकि कैलकुलेशन हमारे लिए बहुत आसान हो जाएगी भाई। तो जी की वैल्यू को मैं 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर ले लेता हूं, ठीक है, क्योंकि हम क्वेश्चन ही सोल्व कर रहे हैं, एक्सपेरिमेंट तो हम कर नहीं रहे। तो 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर हम एक्सेलरेशन ले लेते हैं, ठीक है। तो बनेगा 300 इंटू जी इंटू एच 0.5। ये मेरी पोटेंशियल एनर्जी है यहाँ पे। अब यहाँ पे बताओ जैसे टकराएगा, मैं इसको रेफरेंस लेवल ले रहा हूँ भाई, तो यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी मेरी जीरो हो जाएगी। ये सारी एनर्जी क्या हो जाएगी, काइनेटिक एनर्जी में। यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी जीरो थी इसकी, क्योंकि हमने इसको जस्ट छोड़ा था, ड्रॉप किया था। तो ये सारी पोटेंशियल एनर्जी यहाँ पे पहुंच के क्या हो जाएगी, काइनेटिक एनर्जी बन जाएगी हाफ एम वी स्क्वायर, ठीक है। तो 300 से 300 गया मेरा, और वी स्क्वायर की जो वैल्यू है वो क्या बनेगी, वो आपकी 10 बन जाएगी दोस्तों। तो v की वैल्यू जो आएगी वो आएगी √10। इसका मतलब जैसे ही ये यहां पे पहुंचेगा हैमर, तो ये स्पीड जो है हैमर की है भाई, ये ध्यान देना, ये हैमर की स्पीड है टकराने से जस्ट पहले, ठीक है। पाइल से टकराने से जस्ट पहले हैमर की स्पीड है। अब सुनिए, जैसे ये पाइल से टकराएगी, अब यहां पे एक ग्रेविटी एक्ट कर रही होगी डाउनवर्ड, ठीक है, एक्सटर्नल फोर्स ग्रेविटी हो गया। दूसरा, इन दोनों में इंपैक्ट होगा। अब अगर मैं इस पाइल को और इस हैमर को एक सिस्टम की तरह ले लूं, दोनों को एक ही सिस्टम का हिस्सा मान लूं, दोनों को एक ही बॉडी का हिस्सा मान लूं, तो एक बॉडी के दो इंटरनल पार्ट हो गए हैं। तो इनके अंदर जो फोर्सेस लग रहे हैं वो क्या होंगे बताओ, वो इंटरनल फोर्स बन जाएंगे, ठीक है। ये एक ही बॉडी के दो, अगर एक ही बॉडी को मैं इनको अज्यूम कर लूं, तो जो भी ये इंपैक्ट की वजह से जो इंपल्स एक्सर्ट करेंगे एक दूसरे के ऊपर,
जो इनके ऊपर इंपैक्ट होगा उससे, तो वो एक इंटरनल फोर्स बनेगा दोस्तों। यहां पे कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं है, लेकिन ग्रेविटी तो है, ग्रेविटी भी तो एक्सटर्नल फोर्स है ना भाई। तो फिर आप यहां पे मोमेंटम कंजर्वेशन लगा सकते हो क्या? मुद्दा यहां पे ये है। तो ग्रेविटी का जो फोर्स होगा, अगर वो इंपैक्ट फोर्स या इंपल्स जो लगेगा उससे जो एवरेज फोर्स निकल के आएगा उससे अगर कम है तो आप क्या कह सकते हो? तो आप उसको नेग्लेक्ट कर सकते हो। ग्रेविटी वाला जो फोर्स है उसको आप नेग्लेक्ट कर सकते हो। मैंने आपको बताया ना कि मोमेंटम में जो बदलाव होता है उसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है? एक्सटर्नल फोर्स। अब यहां पे तो ग्रेविटी एक्ट कर रही है जी, तो ग्रेविटी एक्ट कर रही है तो हम यहां पे मोमेंटम कंजर्वेशन नहीं लगा सकते, ठीक है? तो फिर क्या करें? फिर मोमेंटम कंजर्वेशन नहीं लगा पाओगे तो फिर आप इंपैक्ट को कैसे निकालोगे? जो इंपल्स जो यहां पे लगेगा, ये जो लगाएगा इसके ऊपर, उसको कैसे कैलकुलेट करोगे? वो नहीं कर पाओगे आप, ठीक है? क्योंकि आप मोमेंटम को कंजर्व नहीं कर पाओगे, इसको सोल्व नहीं कर पाओगे प्रॉब्लम को। तो एक बार के लिए ग्रेविटी को साइड में करते हैं। हम मानते हैं कि ग्रेविटी एक इंपल्सिव फोर्स नहीं है, ठीक है? तो इसको हम फिलहाल यहां पे कंसीडर नहीं कर रहे हैं। वैसे मैं आपको बताऊं क्यों कंसीडर नहीं कर रहे, उसके पीछे का कारण है कि ग्रेविटी की वजह से जो फोर्स यहां पे क्रिएट होगा, एक्सटर्नल फोर्स, उस फोर्स का जो मैग्नीट्यूड आएगा वो इसके इंपैक्ट फोर्स से बहुत कम होगा। दैट्स व्हाई हम उसको नहीं कंसीडर कर रहे हैं। उसका कारण ये है, अदरवाइज हमें उसको भी लेना होता, ठीक है? तो जरा देखिए दोस्तों, यहां पे अगर मैं मोमेंटम कंजर्वेशन लगाऊं तो इंपैक्ट होने से जस्ट पहले ये स्पीड थी, इसका मतलब जो मोमेंटम था वो था 300√10 डाउनवर्ड। ये मोमेंटम था इस हैमर का। और इंपैक्ट होने के जस्ट बाद अगर देखोगे तो दोनों एक ही बॉडी बन गए हैं, दोनों एक साथ नीचे जा रहे हैं। तो वो कितना होगा? वो हो जाएगा 300 और 800, कितना हो गया बताओ जरा? 1100 इंटू वी, इंटू वी। वी क्या है? मेरी इंपैक्ट होने के बाद स्पीड है, क्योंकि दोनों एक ही बॉडी बन गए, दोनों एक साथ ही जा रहे हैं नीचे, रीबाउंड नहीं कर रही है। तो उस टाइम उनकी जो स्पीड होगी वो ये होगी। तो मैंने मोमेंटम कंजर्वेशन लगा दिया दोस्तों। यहां पे अब v की जो वैल्यू आएगी, इट कम्स आउट टू बी 300√10 डिवाइड बाई 1100। तो 2 ये कट गया तो ये बन गया 3√10/11। ये मेरे पास क्या बन गई है? ये मेरे पास स्पीड बन गई है, किसकी? हैमर की भी और पाइल की भी। इंपैक्ट होने के जस्ट बाद की बात हो रही है भाई, ठीक है? तो जस्ट बाद ये स्पीड है। अब एक स्टेप और आगे चलते हैं। हमसे तो ये पूछा नहीं किसी ने, हमसे तो ये पूछा है कि भाई कितना इंपल्स ये एक्सर्ट करेगा पाइल इसके ऊपर। तो जब भी आपको इंपल्स की वैल्यू कैलकुलेट करनी हो तो आपको सिंगल बॉडी को ट्रीट करना है। फिर इसके ऊपर कितना इंपल्स लग रहा है वो आपको बताना है। तो इस सिंगल बॉडी के ऊपर इंपल्स मोमेंटम थ्योरम लगा दो। अगर आप सिंगल बॉडी को सिर्फ कंसीडर करते हो तो जो इसके ऊपर इंपैक्ट की वजह से जो फोर्स लगेगा, जिसको हम इंपल्स बोल रहे हैं, इंपैक्ट फोर्स का जो एरिया बनेगा जिसको हम इंपल्स बोल रहे हैं, वो इंपल्स इस सिंगल बॉडी के ऊपर एक्सटर्नल फोर्स का काम करेगा। ध्यान दो मैं कैसे चीजों के साथ खेल रहा हूं। एक केस में जब कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम लगाना होता है तो मैं दोनों को एक ही बॉडी का पार्ट ले लेता हूं, तो ये जो इंपैक्ट फोर्स है वो इंटरनल फोर्स बन गया है। लेकिन जब मुझे इसके ऊपर इंपल्स कितना ये एक्सर्ट कर रहा है इसके ऊपर इंपल्स, वो अगर मुझे कंसीडर करना है तो मुझे सिंगल बॉडी को ट्रीट करना होगा, क्योंकि उसके ऊपर इंपल्स निकालना है ना। तो एक तरह से इसको ट्रीट करना होगा अलग से। तो उस केस में जो भी इंपैक्ट फोर्स लगेगा वो एक एक्सटर्नल फोर्स होगा दोस्तों, और उसकी वजह से जो इंपल्स आएगा वो अपने को कैलकुलेट करना है। तो अब कैसे करेंगे? इसके लिए हम इंपल्स मोमेंटम थ्योरम लगा देते हैं। तो इंपल्स मोमेंटम थ्योरम कहती है कि भाई जो इसका इंपैक्ट होने से जस्ट पहले मोमेंटम है, दैट इज 300√10, ये इसका मोमेंटम है, प्लस क्या हो जाएगा बताओ जरा? प्लस जो इंपल्स लगेगा वो, इंपैक्ट की वजह से जो इंपल्स लगेगा वो, इज इक्वल टू फाइनल मोमेंटम। और फाइनल मोमेंटम आएगा 300 इंटू जो फाइनल स्पीड है 3√10/11। तो यहां से आप क्या कर सकते हो दोस्तों? यहां से आप इंपल्स की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हो कि क्या इंपल्स इसका बनेगा। लेकिन ध्यान दीजिएगा, ये जो हमने स्पीड निकाली है ना, फाइनल स्पीड, ये मोमेंटम कंजर्व करके निकाली है। अब सवाल यहां पे 2-3 उठता है कि क्या यहां पे आप मोमेंटम को कंजर्व कर सकते हो? देखो, आइडली तो नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते आइडली? वो इसलिए नहीं कर सकते बिकॉज ग्रेविटी भी यहां पे काम कर रही है, एक्सटर्नल फोर्स भी यहां पे लगा हुआ है। तो आइडली देखा जाए तो आप जो है इसको कर नहीं पाओगे, मोमेंटम को कंजर्व नहीं कर पाओगे। लेकिन ग्रेविटी का जो फोर्स है वो इतना लार्ज एम्पलीट्यूड का नहीं है जितना ज्यादा यहां पे इंपल्सिव फोर्स, इंपैक्ट की वजह से जो फोर्स आ गया है उससे। तो आप ये कह सकते हो कि मैं ग्रेविटी के इफेक्ट को नेग्लेक्ट कर दूंगा और मोमेंटम को कंजर्व करके ऑलमोस्ट नियर स्पीड निकाल लूंगा।
ठीक है। और उसके बाद जो ये फाइनल स्पीड है, इनिशियल स्पीड मुझे 300 वाले की पता चल गई, फाइनल मुझे पता चल गई है। अब मैं इंपल्स निकाल सकता हूं कि कितना इंपल्स ये पाइल जो है ये इस हैमर के ऊपर एक्सर्ट करेगी। तो इसको आप सीधा सीधा कैलकुलेट कर सकते हो। इट कम्स आउट टू बी, इसको मैं इधर ले आता हूं ना, तो 300 को कॉमन ले लेता हूं, तो ये बन गया 3√10/11 माइनस √10। ये मेरा इंपल्स आएगा। अब ये इंपल्स मेरा नेगेटिव आ रहा है, ठीक है। क्यों नेगेटिव आ रहा है? बिकॉज ये जो इंपल्स है आपका, जो ये मोमेंटम है, ये मेरा डाउनवर्ड है, माइनस जे कैप, और ये भी मेरा माइनस जे कैप की तरफ है, ठीक है। तो ये लेकिन जे कैप की तरफ आएगा। अब इस माइनस जे कैप को इधर लेके जाओगे तो प्लस जे कैप बनेगा। जे कैप को कॉमन ले लो भाई, नहीं समझे? इसको माइनस जे कैप की डायरेक्शन में है, ये अपना वेक्टर है, और ये भी माइनस जे कैप की तरफ है, ठीक है। तो आप इसको इधर ही रखिए, इसको इधर लेके जाओ, तो इसके साथ माइनस जे कैप है, ये प्लस जे कैप आ जाएगा। तो मैंने कॉमन ले लिया माइनस जे कैप को, तो ये बन जाएगा मेरे पास। तो ये नेगेटिव आएगा और एक नेगेटिव यहाँ पे है, तो प्लस जे कैप की तरफ आ जाएगा। इसका मतलब इसके ऊपर जो इंपल्स लगेगा वो ऊपर की तरफ लगेगा, ठीक है। इसके ऊपर जो इंपल्स लगेगा ऊपर की तरफ लगेगा। माइनस का ये मतलब है भाई, इसकी अगर वैल्यू नेगेटिव आ रही है तो एक नेगेटिव और ये नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगी। इसका मतलब जो इंपल्स लग रहा है वो ऊपर की तरफ लग रहा है, जे कैप की तरफ लग रहा है, इस हैमर के ऊपर, ठीक है। लेकिन ध्यान दीजिएगा यहाँ पे हमने क्या अजम्पशन लिया, हमने ग्रेविटी को हमने एक्सटर्नल फोर्स नहीं मान के चले हैं, ठीक है। उसके पीछे का कारण मैंने आपको बता दिया कि क्यों ऐसा होता है। जैसे कई बार आप टेनिस खेलते हो, तो टेनिस रैकेट में क्या होता है, जब बॉल आपकी तरफ आ रही है, आप उसको हिट करते हो टेनिस रैकेट को, ठीक है। तो हिट करते हो तो आप क्या करते हो, उसके साथ इंपैक्ट होता है, और वो इंपैक्ट जो है उसकी वजह से जो मोमेंटम में जो बदलाव आता है, तो वहां पे आप मोमेंटम को कंजर्व कर सकते हो। क्यों आप कंजर्व करोगे बताओ वहां पे मोमेंटम को? अगर आप रैकेट को और बॉल को एक ही सिस्टम का हिस्सा ले लेते हो तो जो इंपैक्ट है वो दोनों बॉडी को आप एक ही बॉडी की तरह ट्रीट कर रहे हो ना, तो वहां पे जो इंपैक्ट फोर्स हुआ है, वो इंपैक्ट फोर्स, उस इंपैक्ट फोर्स को अगर आप स्टडी कर रहे हो तो एक तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, ग्रेविटी जबकि डाउनवर्ड है, तो ग्रेविटी की वजह से तो मोमेंटम में अगर बदलाव आएगा तो डाउनवर्ड आएगा, ठीक है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में आएगा। पहली बात तो ये। और दूसरी बात ये कि डाउनवर्ड भी इतना ज्यादा बदलाव नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि हॉरिजॉन्टल मोमेंटम इतना ज्यादा है उसके पास, और डाउनवर्ड मोमेंटम था ही नहीं इंपैक्ट होने से जस्ट पहले और इंपैक्ट होने के जस्ट बाद, ठीक है। तो आप एक तरह से उसको, उसके असर को नेग्लेक्ट कर सकते हो, क्योंकि वो फोर्स बहुत कम है। ग्रेविटी का जो फोर्स है वो इतना कम है कि आप उसके असर को नेग्लेक्ट कर सकते हो। आप सिर्फ वो इंपैक्ट फोर्स जो होगा ना हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, केवल उसकी वजह से मोमेंटम के चेंज को देखोगे। और वहां पे अगर आप बॉल को और रैकेट को, जो टेनिस बॉल रैकेट होता है, उसको अगर आप एक ही सिस्टम का हिस्सा मान लेते हो, तो वहां पे आप उनका जो इंपैक्ट फोर्स है उसको इंटरनल फोर्स ले सकते हो, और वहां पे कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये प्रॉब्लम समझ आई, और आपको आज का जो एपिसोड है वो क्लियर हुआ। अगले एपिसोड में जब आपसे मुलाकात होगी दोस्तों, तो हम इसके ऊपर कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे, सो दैट आपकी और बेहतर अंडरस्टैंडिंग हो इस टॉपिक के ऊपर। तो मिलते हैं फिर अगले एपिसोड में। थैंक यू।